हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज शुरू करते हैं त्यागपत्र उपन्यास का भाग 3। उसके कुछ दिन बाद हम लोगों को इधर पूरब की तरफ आना पड़ा। मैं वहाँ स्कूल में दाखिल हुआ और एक क्लास ऊपर चढ़ गया। बुआ मुझे भूलती ना थी। उनके खत आते थे पर वो संक्षिप्त होते थे। माँ से मालूम हुआ कि बुआ अच्छी है और खत में कुछ नहीं लिखा है। बाबूजी से बुआ की चर्चा चलाता तो अधिकतर चुप रह जाते। उनका मन सुखी नहीं था। मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। मैं कहता, बाबूजी मुझे भेज दीजिए, मैं बुआ को ले आऊँगा। वह दिलचस्पी लेकर कहते, तू जाएगा? लेकिन देखते देखते वह सब दिलचस्पी लीन हो जाती और कहते, कहाँ जाएगा तू? मृणाल तो अपने घर की है, अपने सुख से रहे, हमें क्या। ब्याह के कई 8-10 महीने बाद की बात होगी। देखते क्या हैं कि बिना कुछ खबर दिए बुआ एक नौकर के साथ लेकर घर चली आई। पिता इस बात से अप्रसन्न हुए, पर क्या वह प्रसन्न नहीं हुए? माँ ने कोई नाराज़गी नहीं प्रकट की, बल्कि उन्होंने तो परोक्ष में फूफा को काफ़ी सर्द गर्म तक कह डाला। बुआ आई तो मेरे पुराने दिन लौट आए, पर मैं देखता कि बुआ में बहुत परिवर्तन होता जाता है। उनकी तबीयत स्थिर नहीं है। इस घड़ी खुश बोल रही है तो अगली घड़ी अंधेरे में अकेले जाकर चुप पड़ जाती थी। उनकी शारीरिक अवस्था भी ठीक नहीं थी। सारी देह पीली पड़ी थी। उनको गर्व था, जी मिचलाया रहता था और खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता था। हर बात से अरुचि मालूम होती थी। मैंने अकेले में उनके पास बैठकर पूछा, अब तो यहीं रहोगे ना बुआ? जल्दी तो नहीं जाओगे? बुआ ने कहा, नहीं जाऊंगी, पर मुझसे आने जाने की बात क्यों करता है? अपने पढ़ने लिखने की बात किया कर। कहते कहते आंखें उनकी जाने कैसी हो आई थी और वाणी कांपकर रुकना चाहती थी। मैंने अपनी समझ में जाने क्या कुछ समझकर कहा तो बुआ, कहाँ जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ मैं जाने नहीं दूंगा। बुआ ने कहा, भला किस जोर से नहीं जाने देगा? बस कह दिया नहीं जाने दूंगा। बुआ व्यंग से हंसी, तू रोकने की बात करता है तो पहले क्यों नहीं रोक लिया था? अब कुछ नहीं हो सकता। उनकी उस समय की मुद्रा देखकर मुझे जोश हो आया। बोला, क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। देखो फूफा कैसे ले जाते हैं। बुआ ने कहा, बड़े वीर बनते हो प्रमोद। पर इस बारे में बुआ से कुछ भी पूछने को नहीं है। यह बुआ यहाँ की नहीं है, वहीं की है। अपने फूफा की चीज को छीनने वाले तुम कौन होते हो? मैं उन सारी बातों के मर्म को नहीं समझ सका, लेकिन बुआ की वाणी की वेदना मुझे छुए बिना न रहती थी। मैं जान गया था कि अपनी ससुराल की याद पर उन्हें कष्ट होता, लेकिन फिर इसमें दुविधा की बात क्या है? वह जगह नहीं पसंद है तो वहाँ ना जाए, बस। लेकिन जिस आसानी से मैंने बस कह दिया, वैसी सरल बात नहीं थी। यह मैं आज खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। विवाह की ग्रंथि दो के बीच की ग्रंथि नहीं है, वह समाज के बीच की ग्रंथि है। चाहने से ही वह क्या टूटती है? विवाह भावुकता का प्रश्न नहीं है, व्यवस्था का प्रश्न है। वह प्रश्न क्या यूं टाले टल सकता है? वह गांठ है जो बंधी कि खुल नहीं सकती। टूटे तो टूट भले ही जाए, लेकिन टूटना कब किस का श्रेयस्कर है? पर 8वीं क्लास का विद्यार्थी मैं यह सब नहीं जानता था। इसीलिए उस समय अति संपूर्ण भाव से मैंने बुआ को आश्वासन दे दिया कि वह सदा इसी घर में रहेगी। देखो कौन फूफा होते हैं जो ले जाएं। ऐसा मन ना करो बुआ। फिक्र क्या है? यह प्रमोद बड़ा होकर खूब कमाएगा।
और तुम्हारी खूब सेवा करेगा और तुम्हें कुछ ना होने देगा। बुआ तो बिल्कुल भी मेरी बातों को ढाढ़स नहीं हुआ। यह भी मैं नहीं कह सकता। तब क्या उनके मुख पर हठात कुछ संतोष की आभा नहीं आ झलकी थी? हल्के हंसकर बोली, तू ऐसा वीर है प्रमोद, तो मेरी नैया पार लग जाएगी। क्यों? अब यह बता कि तू अपनी क्लास में अव्वल है या नहीं? अव्वल हूँ कि फिसड्डी हो जाऊँ। लेकिन उस समय तो मैं यह देखना चाहता था कि बुआ के मन में कोई चिंता क्लेश नहीं रह गया है। मैंने पूछा, तू सच सच बताओ, वहाँ जाना चाहती हो या नहीं? बुआ ने कहा, सच बताऊँ? हाँ बिल्कुल सच सच बताओ। बुआ ने हंसकर कहा, क्यों सच सच बता दूँ? मैंने नाराज़ होकर कहा, नहीं बताओगी? बोली, अच्छा सच सच बताती हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, रखेगा? यह कहकर उन्होंने ऐसा देखा कि मैं झेप गया और उन्होंने मुझे अपनी ओर अपनी गोदी में ले लिया। फिर एकाएक मुझे अपने से चिपकाकर बोली, एक बात बता, तुझे बेत खाना अच्छा लगता है? मैंने कहा, बेत? बोली, मैं एक बार तुझे बेतों से पीटना चाहती हूँ, देखूंगी तुझे कैसा अच्छा लगता है। बुआ अजब तरीके से बातें कर रही थी। मैंने कहा, यह कैसी बातें कर रही हो? बोली, सच सच कहती हूँ प्रमोद, किसी और से नहीं कहा, तुझे कहती हूँ, बेत खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। ना यहाँ अच्छा लगता है ना वहाँ अच्छा लगता है। मैं आश्चर्य में रहकर बोला, क्या कहती हो बुआ, वह मारते हैं? हाँ मारते हैं। बेत से मारते हैं? हाँ बेत से मारते। क्यों मारते हैं? मैं खराब हूँ इसलिए मारते हैं। सुनकर मुझसे उस समय बुआ के चेहरे की ओर नहीं देखा गया। आवेश में भरकर मैंने अपना मुंह उनकी छाती में दुबका लिया। वहाँ दुबका हुआ मैं चाहने लगा कि बुआ को अपनी गोद में लेता और थामे थामे उनके धीमे धीमे उनके माथे पर थपकी देकर कहता, वह सब भूल जाओ बुआ, बुरा खराब सब भूल जाओ। वह भी जगह है जहाँ कोई खराब नहीं है और जहाँ कोई बेत नहीं है। हम दोनों वहीं चलकर रहेंगे। यह सोचता हुआ मैं बुआ की छाती में चिपका रहा। मुझे मालूम हुआ कि बुआ के मन में उच्छ्वास भर आया। उनकी आंखों की एक आध बूंद भी मुझ पर गिरी। मुझे सारी बातें ज्ञात थी, लेकिन पिता और फूफा में कुछ पत्र व्यवहार हुआ था। पत्र व्यवहार काफ़ी लंबा हुआ। 3 महीने बुआ हमारे यहाँ रही। अंत में निर्णय हुआ कि फूफा उन्हें ले जा सकते हैं। पिता शायद इस बात के लिए तैयार हुए थे कि अगर आइंदा इस तरह बुआ बिना फूफा की मर्जी से चली आएगी तो अपने घर में आश्रय ना देंगे। फूफा ने पिता के सामने अपनी पत्नी का कुछ अभियोग भी लगाए थे, जिनको फिर उन्हें क्षमा प्रार्थना पूर्वक वापस भी ले लिया गया था। एक बार मैं पिताजी के पास था, तभी बुआ वहाँ आई। आकर चुपचाप एक तरफ बिछे एक तख्त पर बैठ गई। पिताजी ने कहा, मृणाल कहो कैसी तबीयत है? अच्छी है। यहाँ शायद तुम्हारा मन नहीं लगता मालूम होता। मृणाल चुप। उनकी इस एतवार को आने की चिट्ठी आई है, 5 रोज है। मिनी देखो ऐसी गलती मत करना। वो आदमी भले हैं, इससे बात बन भी गई, नहीं तो बेटा ऐसा किया करते हैं। थोड़ी बहुत रगड़ झड़क होती ही है, पर पति के घर के अलावा स्त्री का और क्या आश्रय? यह झूठ नहीं है मृणाल कि पत्नी का धर्म पत्नी है। घर पति गृह है, उनका धर्म कर्म और उनका मोक्ष भी वही है। समझती तो हो बेटा? कहते कहते पिता की वाणी क्षमा प्रार्थनी हो गई थी। बुआ चुप बैठी रही। थोड़ी देर बाद पिता ने कहा, कहो मृणाल तुम कुछ कहना चाहती हो? बुआ ने कहा, मेरा जी अच्छा नहीं रहता है, मैं अभी जाना नहीं चाहती हूँ। अभी नहीं जाना चाहती हो? मृणाल चुप। लेकिन वह तो अभी ही ले जाना चाहते हैं। चुप। पिताजी इस चुप्पी पर कुछ अस्थिर हो आए। उन्होंने पहले तो मुझे देखकर कहा, जाओ प्रमोद अपना सबक देखो। मैं तुरंत नहीं उठ गया। इस पर नाराज होकर बोले, सुनते नहीं हो? जाओ।
मैं कमरे से तो बाहर आ गया, लेकिन पूरी तरह चला नहीं गया। उसके बाद पिताजी ने कहा, सुनो मृणाल, अभी भेजने की मेरी भी राय नहीं है। तुम्हारी हालत नाजुक है, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मृणाल कुछ नहीं बोली। बाबूजी मेरे कमरे में टहलने लगे। कुछ देर तक वह भी नहीं कुछ बोले। फिर बोली, मिनी सच सच बता, क्या बात है? यह कहकर कुछ ठहरे मृणाल चुप रही, तो फिर टहलने लगे। एकाएक रुककर बोले, मृणाल मैं देखता हूँ तुम्हें तकलीफ़ है, बताओगी नहीं तो मैं कैसे जानूँगा? क्या करूँगा? मिनी तुम्हें पिताजी की तो क्या याद होगी? तू नन्ही सी थी तभी पिताजी उठ गए। माँ तो दिखी ही कब है। सबकी जगह तो मैं ही तेरे लिए रह गया। मुझसे ना कहेगी तो किसे कहेगी? मृणाल बेटा सच सच बता, क्या बात है? बुआ ने कहा, कुछ नहीं, कुछ भी बात नहीं है बाबूजी। मैं जाना नहीं चाहती हूँ। जाना नहीं चाहती हो? यह तो मैं देखता हूँ, पर भला ऐसा कहीं होता है? और कब तक नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं जाऊँगी। बाबूजी कुछ झींक कर कहा, तो क्या करोगी? आप यहाँ से निकाल देंगे तो यहाँ से भी निकल जाऊँगी। बाबूजी ने इस पर रोष हो आया। बोले, कहाँ निकल जाओगी? पिताजी मुझे नन्ही छोड़ कहाँ चले गए? कोई राह बता देते, मैं वहीं जाना चाहती हूँ। इसके बाद मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। पिताजी के फर्श पर जोर जोर से चलने की आवाज़ मुझे अवश्य आई। एक दो बार खांसने की भी आवाज़ आई, मानो कुछ बार बार गले में भर आता हो। 2, 3, 4, 5 मिनट प्रतीक्षा में रहा। पिताजी के तेज कदमों की धमक, खांसी और कभी कभी जोर से उठता हुआ उनका उच्छ्वास ही मुझे सुनाई दिया। आखिर मैं वहाँ से खिसक कर चला गया। इसके बाद मिलने पर मैंने बुआ से पूछा, बुआ पिताजी भेजने को कहते हैं। बुआ ने डपट कर कहा, चुप रहा करो जी प्रमोद, अपने काम से काम रखा करो। मुझे उनका गुस्सा बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैं भी उस दिन तुनक कर अपने से अलग अलग रहा, पर संध्या समय अचानक वह मुझे अपने गले लगाकर रोने हो आई। बोली, तू रूठ गया प्रमोद। थोड़ी देर बाद अपने आप कहने लगी, बाबूजी मुझे भेजने को कह रहे हैं, चली जाओ। मैं क्या जवाब देता? उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे चले जाना चाहिए। क्यों प्रमोद? मुझे चुप देखकर वह बोली, अच्छा जाने दे इस बात को। यह बात मैं चली गई तो तुझे कौन याद करेगा? उस समय मैंने कहा, बुआ मैं तुझे पीछे बहुत याद करता था, मर जाऊं तो भी याद करेगा। मैं तब समझदार था। कहा, ऐसी बात मत करो बुआ, मैं नहीं सुनना चाहता। अच्छा एक बात बता, तू बड़ा हो जाएगा तब मैं बुलाऊंगी तो तू आएगा? फ़ौरन आ जाऊंगा, कैसी भी हालत में हुई तू आएगा? हाँ आऊँगा। तो सुन मैं कहती हूँ, तू नहीं आएगा, मैं तुझे बुलाऊंगी ही नहीं। कहती हूँ तुम सब लोग मुझे भूल जाना, मैं जैसी गई वैसी मरी। इसके बाद मैं तुम लोगों को बिल्कुल तकलीफ़ नहीं दूंगी। थोड़ी देर बाद बुआ ने मुझसे पूछा, तू जानता है पति का घर क्या होता है? मैंने कहा, मैं नहीं जानता, स्वर्ग होता है। मैंने मान लिया कि स्वर्ग होता होगा, लेकिन मेरे इस सहज भाव से मान लेने से उन्हें जैसे सांत्वना नहीं हुई। बोली, वह स्वर्ग ही होता है, जिसके लिए ऐसा नहीं है वह अभागिन है। मुझे चुप देखकर वह आगे बोली, जानता है स्वर्ग क्या होता है? जल्दी से अपने आप में बोली, स्वर्ग बड़े आराम की जगह है, वहाँ देवता रहते हैं। अगले सवेरे उनकी अवस्था बिल्कुल प्राकृतिक मालूम होती थी। उन्होंने माँ से कहा कि धोबी को कपड़े के लिए कह दे, इतवार तक आ जाए, क्योंकि फिर जाना है। 2-4 छोटी मोटी चीज़ें भी बाजार से मंगवाने को बताई। उस समय वह अपने सामान को ठीक सजाने में प्रवृत्त दिखने लगी। इस बॉक्स का सामान उसमें हो रहा था, उनका इसमें हो रहा था। इस बार पुस्तक कोई साथ नहीं जाएंगी। पुस्तकें अच्छी चीज़ नहीं होती हैं,
उन्हें अच्छी नहीं लगती, उनसे समय बर्बाद होता है। नहीं, इस बार ना किसी प्रकार की पुरानी किताबें बुआ को चाहिए। दोपहर तक इसी प्रकार प्रवृत्ति दिखी। फिर खाना खाकर जो लेटी तो सिर में जोर का दर्द हो आया। मैंने कहा, बुआ क्या है? बोली, सिर में दर्द है। माथा दबा दूँ? नहीं। बाम लगा लो? नहीं। यूडीन क्लोन की पट्टी लाता हूँ? अरे नहीं नहीं नहीं। मालूम हुआ कि उन्हें 2-3 रोज जो सख्त कब्ज है, पेट पत्थर हो रहा है। मैंने कहा, डॉक्टर? बोली, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, फिर? बोली, सब ठीक हो जाएगा। दर्द बढ़ता ही गया। तीसरा पहर होते होते छटपटाने की नौबत आ गई, लेकिन वह अकेली पड़ रही थी। किसी को पास नहीं बुलाया। मैंने कई बार बाबूजी को कहने को उद्यत हुआ, पर बुआ ने ऐसी झिड़की दी कि मेरी हिम्मत ना हुई। अब उनको पेट में तकलीफ मालूम होती थी। दर्द रह रह कर उठता, जैसे कोई भीतर बैठा दम लेकर आते ऐंठ रहा हो। दर्द के मारे उनकी आकृति भयंकर हो उठी थी। मैं नहीं जानता कि मैं किस प्रकार सब सह गया और खबर किसी को ना दी। मैंने कहने जाने को उद्यत होता था और वह अपनी कसम दिलाकर मुझे रोक लेती थी, कहते कहते उठती कि तुझे मेरी मौत का पातक लगे जो तू किसी को कहे। मैंने कहा, फिर कैसे होगा? बोली, पेट का दर्द है, अपने आप सब साफ हो जाएगा। देख, बाजार जाएगा तो जमाल गोटा ले आना। याद रहेगा जमाल गोटा? मैं अब बुआ के बारे में संचित हो गया था। पूछा, यह क्या चीज़ होती है? इस दर्द में तनिक हंसकर उन्होंने कहा, तू अक्लमंद हो रहा है प्रमोद, पर वह मरने की चीज़ नहीं होती है। लेता आएगा ना? मैंने पूछा, उससे तबीयत ठीक हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी, हो जाएगा। जमाल गोटे के सेवन से उनकी तबीयत का जो हाल हुआ वह कहना वृथा है। माता पिता दोनों चिंतित हो गए। मैंने भय के मारे कुछ नहीं कहा। आशंका हो गई कि कहीं गर्भ ना रह गया हो, गर्भ ना जाता रहे। वह तो ना गया, पर सब कुछ हो गया। 3 दिन में उनका ऐसा मुख निकल कर आया कि तरस आता था, जैसे मर कर जी हो। करुणा होती थी, लेकिन करुणा हद लांघकर क्रोध हो जाती थी। क्या गुस्से में भरकर बुआ ने मैंने सब कुछ सख्त सुस्त कहा। सुनती रही, फिर बोली, तू भी मुझे कहेगा प्रमोद? और नहीं तो किसे कहूँगा? अच्छा, तू भी कह ले। बुआ ने कुछ ऐसे भाव से यह बात कही कि मेरा काठिन्य अपने में ही कुंठित हो रहा। मैं कातर हो आया। कहा, फिर यह तुमसे क्या किया बुआ? क्या किया? मैं जानता हूँ, जो हुआ तुमने ही किया है। इस पर कुछ देर बंधी निगाह से मेरी ओर देखते रहकर बोली, सच जान प्रमोद, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी मति भ्रष्ट हो गई। मुझे कुछ ठीक सूझता नहीं। मैं जो करती हूँ सो क्या मैं जानती हूँ। यहाँ मुझे कोई भी तो बताने वाला नहीं। अपने मन में मैं किससे कहूँ? प्रमोद, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे में भी तू मुझे दोष देगा। मैं क्या करूँगी? उनकी बात का मर्म मेरी कुछ समझ में ना आया, पर मेरा मन व्यथा से घिर गया। मैंने कहा, तुम क्या जानती हो? क्या चाहूँ? अपने तन को क्यों खोती हो? तन को खोती हूँ, मैं नहीं जानती। अच्छा बताओ, तन का क्या करूँ? मुझे बड़ा कष्ट हो रहा। कष्ट कुछ ऐसा था कि केंद्रहीन, अहेतुक। मैंने कहा, देखो बुआ, तुम बाबूजी से मजबूती के साथ क्यों नहीं कह देती? दबना किसका? फिर मैं देख लूँगा कौन ज़बरदस्ती करता है। वह विचित्र भाव से मुझे देखने लगी, फिर बोली, क्या कह दूँ? कैसी ज़बरदस्ती? यह तू सब कह कर क्या रहा है? प्रमोद अभी कुछ नहीं जानता, तू बच्चा है। अपने को बच्चा सुनकर मुझे जोश आ गया। मैंने कहा, हाँ, बच्चा हूँ और मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात तुम खुलकर कह दो कि तुम नहीं जानती हो। मैं तो देख लूँगा कि कौन फूफा है जो ले जाए। तुम क्या समझती हो
कि मैं कुछ नहीं हूँ। बुआ जाने क्यों उस समय भय से भर गई। बोली, छी भैया, ऐसी बात कहते हैं? कन्या जाति क्या अपने पिता के घर में होती है? मैं कोई निराली जन्मी तीस पर भाई, तू ही बता मेरा पिता कहाँ है? वह होते। मैंने अवश्य भाव से मानो चिल्लाकर कहा, कौन पिता? कैसी बात करती हो बुआ? पिताजी तुम्हारे नहीं है? अम्मा नहीं है? मैं नहीं हूँ? बुआ ने धीरे से कहा, कोई नहीं है। मैंने उस समय उनके कंठ से लगकर कहा, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। उन्होंने मुझे एकाएक आलिंगन में बांध लिया। कहा, तू है भैया, तू ही है। नहीं तो मैं यह पेट का कुकर्म लिए कहाँ क्यों जी रही हूँ। इतवार को फूफा आ गए। उन्होंने बुआ की हालत देखकर बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कहा, इस जगह का पानी उन्हें बिल्कुल माफ़िफ आया है, नहीं मालूम होता। देखिए ना क्या हालत हो गई है। क्या हो गया था? दस्त? 3 रोज तक दस्त और क्या? उफ, डॉक्टर कौन था? यह क्या है? डॉक्टर भी सलीके के नहीं मिल सकते। जिले के सचिव सर्जन। फूफा परेशानी में अधीर थे। बुआ की अवस्था पर उनकी आलोचना उनके मन की व्यग्रता और चिंता प्रकट करती थी। मेरे सामने उन्होंने बुआ जी को कहा, ऐसी हालत में मुझे ताड़ क्यों नहीं कर दिया था? मैं सब बंदोबस्त कर देता। हमारे यहाँ का पानी और घी दूध कैसा है आप जानते हैं। मसल है घी और मरद बछा का। कैसी ही गिरी तबीयत हो, वहाँ देखते देखते संभल जाती। पिताजी से कुछ विशेष उत्तर नहीं बन पड़ा। ऐसा मालूम होता था कि उन्हें स्वीकार है कि बेशक उन्हीं का अपराध है। पिताजी ने 2-1 बार कहा कि खैर हालत कमज़ोर है, कुछ दिन ठहर कर ले जाए तो क्या बेहतर ना होगा, पर हालत कमज़ोर है तब तो फूफा का कर्तव्य और भी स्पष्ट हो जाता है। आप ही सोचिए ऐसी हालत में उन्हें छोड़ जाना कहाँ तक मुनासिब है। पर आप देखिएगा कि वहाँ पहुँचकर थोड़े दिन में ही तबीयत हरी हो जाती है। और सच पूछिए तो छोटे मोटे रोगों की परवाह करना उनकी परवरिश करना है। 100 दवाओं की एक दवा है बेफिक्री। फूफा ने फिर कहा, आपने उन्हें समझा तो दिया ही होगा, जरा सेहत का ख्याल रखा करे और दुनिया का भी लिहाज रखना चाहिए। आप जानिए बहू बेटियों की चलन की रीति नीति हुआ करती है। अपने तो वही पुराने अकीदे हैं, अपना कुल शील चला जाता है, वह ना निभा तो फिर क्या रह गया। जरा ये बातें समझा देना चाहिए। मैं अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कहता हूँ, लेकिन आप जानिए आपकी बात का मुझसे कहीं अधिक असर होगा। मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, तब मैं क्या समझता हूँगा, क्या नहीं समझता हूँगा। फिर भी यह बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं मालूम हो रही थी। जी, मैं बेमतलब गुस्सा चढ़ता आता था। जो होता था वही के वही कोई दुस्सह अभिनय कर डालूं, ऐसे भाव की कोई वजह न थी। पर बाबूजी कुछ दबी हुई स्थिति की झलक उनके चेहरे पर देखकर बड़ी खीज मालूम हो रहे थे। पर जाने मुझे क्या चीज़ रोक रही थी कि मैं फट नहीं पड़ा। बाबूजी ने जवाब में कहा, जी हाँ। सहसा फूफा मेरी ओर मुखाते हुए कहा, कहिए जनाब, आपका इस्म शरीफ? ओ याद आया, प्रमोद नाम है तो इससे किसी का क्यों कुछ मतलब है? और मैं कुछ नहीं बोला। किस दर्जे में पढ़ते हैं? इस छमाही इम्तिहान में फ़ेल हो गया हूँ। फ़ेल हो गए? यह खबर तो बुरी है। किस जमात में? मैं चुप रहा। क्यों बोलूँ? नहीं बोलता। घबराओ नहीं, किस जमात में पढ़ते हो? मैं फ़ेल होने से नहीं डरता। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, फ़ेल होने से डरनी चाहिए भाई। जो मन लगाकर शुरू में पढ़ते हैं वही तो आगे जाकर ज़िंदगी में कुछ करते हैं, समझे? अच्छा, यहाँ आओ, आओ हमारे पास आओ। मैं अपनी जगह ही रहा, टला नहीं।
पिताजी ने कहा, जाओ बेटा जाओ, जवाब दो। तब मैं छाती निकालकर चलता हुआ फूफा के सामने खड़ा हो गया। उन्होंने अपने दोनों हाथों से मेरे दोनों कंधों को पकड़कर हिलाते हुए कहा, दर्जा 7 में पढ़ते हो या 8 में? 8 में। देखो, क्लास में फेल नहीं होना चाहिए। अच्छा बताओ, इकन्नी लोगे या दुवन्नी? कहकर अपनी जेब में हाथ डाला। मैंने अपने मन का पाप कह दूं। उस समय मेरे मन में हुआ था कि उल्टे ये ही मुझे इकन्नी ले या दुवन्नी ले, पर इन भारी बड़ी बड़ी नोकीली मूँछों को खींचना कैसे मालूम होगा, यह जानना चाहता हूँ। हो तो चलो, इस बात की अठन्नी ही दे दूँगा। 2 बंद मुट्ठियाँ सामने कर फूफा ने कहा, बोलो कौन सी लोगे? मैं देखता रह गया, कुछ नहीं बोला। जल्दी बताओ, नहीं तो दोनों का माल उड़ जाएगा और फिर ताकते रह जाओगे। आपको चाहिए तो दुवन्नी मैं आपको दे सकता हूँ। सुनकर झेंप के साथ वह हो करके हंस पड़े। उनकी हंसी की कृत्रिमता और झेप देख मुझे गर्व हुआ। मैंने कहा, मैं 8वें दर्जे में पढ़ता हूँ और इम्तिहान में अव्वल आया हूँ। फूफा इस पर फिर हंसे, हो। मुझे ऐसा मालूम हुआ था कि मुझे असंतुष्ट हुए हैं और उनके असंतोष में जाने क्यों मुझे प्रसन्नता हुई। ऐसा मालूम हुआ जैसे पिताजी का मैं बदला ले सका हूँ। अगले दिन जाने की तैयारी होने लगी। मैंने बुआ से कहा, प्रमोद मुझसे बुआ ने कहा, प्रमोद, मेरा कहा सुना सब माफ़ करना। जाने तुम लोगों के अब कब दर्शन हो पाए। मैंने तय किया कि बुआ के लिए मुझे मजबूत बनना होगा, पर बुआ के सामने मेरी मजबूती सब टूट जाती थी। बुआ की यह बात सुनकर मेरा चित्त विह्वल हो आया। कुछ कहने के लिए कहा, बुआ खत लिखती रहोगी? बुआ ने कहा, खत? देखो, मैंने कहा, ज़रूर लिखना बुआ, बताऊंगी तब मैं फ़ौरन आ जाऊंगा। मैं रेल में अकेला सफ़र कर लेता हूँ, तुझको नहीं बुलाऊंगी। तो किसको बुलाओगी? पर क्यों रे, अकेला सफ़र करके तू मुझ तक कब आएगा? मैं आऊँगा बुआ, मैं आ जाऊँगा। बुलाओगी तभी सब सामान छोड़ कर आऊँगा, सारा काम छोड़ कर आऊँगा। बुआ ने हल्के से मेरे गाल पर चपत मारकर कहा, पगले। उस बार जाते समय बुआ माँ के पैर छूकर रोती हुई सामने खड़ी हो गई। बोली, कुछ भी नहीं। माँ ने द्रवित भाव से उन्हें अपने कंठ से लगाकर कहा, मिन्नी, मैं तुझे जल्दी बुलाऊंगी। वहाँ अपनी गृहस्थी अच्छी तरह संभालना, अपने पति को सुखी करना, मिन्नी। माँ ने गदगद कंठ से भली भांति आशीष वचन कहे। बुआ मस्तक झुकाकर मानो सब झेलती रही। पतिव्रता रहने, पूतों फलने, बड़भागिन होने आदि के आशीर्वाद उन्होंने अपने प्रणत भाव से लिए कि मानो उनके नीचे वह गड़कर भी मर जाए तो धन्य हो जाए, नहीं तो नहीं। पिता के सामने बुआ फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी ने झट रुमाल निकालकर चेहरे को बार बार पोंछा। निरर्थक भाव से जल्दी जल्दी क्या कहा, क्या है, कुछ नहीं, रो मत। ठक ठिक रोते रोते और कहते कहते हठास वह बुआ के सामने से दूर चले गए और साथ जाने वाली गठरी पोटरी बॉक्स बिस्तर गिनने और बतलाने और उठवाने में लग गए। ऐसे कि बस बहुत ही काम है, हमें क्या फुर्सत रखी है। मैंने प्रण किया था कि मैं नहीं रोऊंगा। मैं नहीं रोया। मुझे बेहद गुस्सा मालूम होता था कि मैं क्यों कुछ उत्पात नहीं किए डाल रहा था। मेरे मन में हो रहा था कि मुझे कोई मुझसे झगड़ता क्यों नहीं है। इससे उससे किसी न किसी से टक्कर लेने को जी होता है। बुआ, वह जाए तो जाए, मेरा उनसे कुछ मतलब नहीं, मेरा किसी से कुछ मतलब नहीं। मैं अकेला सब कुछ से निपट लूँगा। हाँ, अकेला। मुझसे मत बोलो, कोई मत बोलो, मैं नहीं याद करूँगा।
बुआ को। वह क्यों चली जा रही, मेरे रहते क्यों चली जा रही, मेरे रहते क्यों चली जा रही। और फूफा कौन भला है कि ले जाएंगे, ले जाए तो ले जाए, जाए अरे टले तो। ऐसे अहेतुक श्राद्ध मुझे दाबे हुए था, ना रोने देता था और ना कुछ करने देता था। नतीजा यह हुआ कि मैं बुआ को विदा के समय देखते देखते एकाएक इतना झल्ला आया कि भागकर बुआ वाली कोठरी में अपने को बंद करके खड़ा हो गया। किवाड़ बंद कर लेने से अंधेरा हो गया था। तिस पर भी दोनों हाथों से आंखें झेप ली और गुमसुम कोठरी के बीचों बीच आकर बस खड़ा रह गया, मानो आशा थी कि कोई करिश्मा होगा, भूचाल आएगा, कुछ न कुछ होगा और आखिर में सब ठीक हो जाएगा। यहाँ खड़े खड़े चाहता था कि सांस रोक लूँ, बेजान हो जाऊँ, एकदम रहूँ ही नहीं कि इतने में उधर से झपकती हुई माँ की गदगद कंठ से गुहार आई, प्रमोद, प्रमोद। मैं नहीं बोला, मैं नहीं बोलूँगा। प्रमोद नहीं है, मैं प्रमोद को नहीं जानता, मैं नहीं जानता कुछ। अरे प्रमोद, वो भैया प्रमोद। माँ की वाणी ऐसी थी कि मुझे सहा नहीं गया। मैंने अपनी जगह से चीख कर कहा, क्या है, मैं नहीं सुनता। कहाँ है रे तू, तेरी बुआ बुला रही है। मैं कोठरी से बाहर निकल आया, ना बोला ना चला, ड्योढ़ी की ओर बांधे भाव से बढ़ता चला गया। बाहर आकर देखता हूँ कि सब तैयार है। फूफा कह रहे, जल्दी करो जल्दी। बुआ खड़ी है, मुंह पर घूंघट है, क्या मेरी ही राह देखती खड़ी है। मैंने पास आकर कहा, बुआ क्या है। वह झपटकर मेरे गले से लगकर और ऊंची आवाज़ में रो उठी। फूफा ने कहा, रेल का वक्त हो रहा है, चलो चलो। मैं उन्हें अपने कंधे से लगाकर ही मोटर तक ले गया। फूफा ने बाबूजी को प्रणाम किया। वह मोटर में बैठ गए। मोटर से धड़ धड़ की। फूफा ने समोद भाव से कहा, प्रमोद साहब, आदाब अर्ज है। मैंने मानो घूंट पीता हुआ खड़ा हुआ था। थैंक यू। भाग 3 ख़त्म होता है। अगला भाग अगले वीडियो में।